हेलो बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 14। कौन सा लेक्चर है? 14 नंबर लेक्चर है और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो किस पर बेस्ड है। मैकेनिक्स का यूज आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स में। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें मैकेनिक्स का नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो जिन लोगों को 11th के कंसेप्ट में थोड़ा बहुत भी डाउट है, इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा कि एनएलएम क्या बोलता है, काइनेमेटिक्स क्या बोलता है, और सेंटर ऑफ मास छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट एक बार आप इसको स्टार्ट करने से पहले जरूर देख लें। ठीक है, आपको शायद कुछ और हेल्प मिल जाए। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट वाली क्लास हमने देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हम लोग दिखाते कैसे, उसका पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का तरीका है। इनके बीच का जो गैपिंग है वो एकदम यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है? अच्छा, अब एक चीज, ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स काम करे, किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स काम करे, तो उस पार्टिकल का जो ट्रैजेक्टरी है वो दो टाइप का ही हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो प्रोजेक्टाइल, पैराबोला। सही है ना? क्या मैंने बोला? अगर कांस्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी पे काम कर रहा है तो उस बॉडी का जो मोशन होगा, उसका जो पाथ होगा, वो दो टाइप का पाथ हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला। सही है ना? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उसे हम लोग। क्लियर? कब होगा वो देखो, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ट्रांजैक्टरी के दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा और प्रोजेक्टाइल कब मिलेगा, जल्दी से भी देख लेते हैं। अगर इनिशियल वेक्टर जो है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यू वेक्टर, ठीक, अगर जो आपका फोर्स है और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम और इन ऑपोजिट, ठीक, मतलब जिधर आपका इनिशियल वेक्टर था वेलोसिटी का, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स लगे, ठीक, या तो उसके ऑपोजिट लगे जस्ट, तो उन दोनों केस में मोशन क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। सपोज ये मार्कर है, मार्कर, अगर इस मार्कर को मैंने फेंक दिया ऊपर किसी वेलोसिटी से ऐसे, तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर गया स्ट्रेट लाइन में, नीचे आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, जो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सही है? तो आपका इनिशियल वेलोसिटी किधर था, ऊपर, फोर्स कहां लग रहा था, नीचे, तो जो भी मोशन मिला वो कैसा मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन था। सही है? सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग कि अगर एंगल बिटवीन u वेक्टर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड f वेक्टर, ठीक है, इज नॉट 0 और 180, मतलब अगर जो कांस्टेंट फोर्स है, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी से 0 एंगल या 180 के अलावा किसी और एंगल पे काम करेगा, तो जो हमें पाथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोजेक्टाइल मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि आपने बॉल फेंका तो आप देखते हो कि किसी दूसरे के पास फेंकना है तो बॉल ऐसे जाती है प्रोजेक्टाइल करते हुए। सपोज ये मार्कर है, अभी तुमने ऐसे फेंका था तो स्ट्रेट लाइन मोशन आया था, हम अगर ऐसे फेंक दे तो दिख रहा है ये पाथ कैसे गया, ऐसे हुआ इसका पाथ। ये पाथ क्या है आपका, प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि यहां पे क्या था, इनिशियल वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में थी और फोर्स कहां लग रहा था, वेट इसका mg नीचे लग रहा था, तो mg और इनिशियल वेलोसिटी में कुछ एंगल मिल गया हमें, तो वो एंगल आने की वजह से इसका मोशन कैसा हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। सही है ना? चलिए अब यहां पे आते हैं। हमने क्या किया कि एक पार्टिकल लिया, ठीक, और इस पार्टिकल पे बोल दिया इसका मास कितना था, m था, और इस पर चार्ज कितना है, q है। ठीक है, इसका मास क्या है, m है, चार्ज कितना है, q है। इसको रिलीज कर दिया गया, है ना, रिलीज्ड। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इसका 0 था। तो अगर आपने रिलीज कर दिया यहां पे, तो जो फोर्स आएगा वो इधर ही लगेगा, क्योंकि मैंने पहले बात कर रखी है, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव मान रखा था, तो ये इधर भागेगा। क्वेश्चन ये है कि आफ्टर टाइम t, क्या, आफ्टर टाइम t फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t। मतलब सपोज टाइम t बाद यहां पहुंच गया,
इस टाइम पर कुछ वेलोसिटी इसकी रही होगी, वो वेलोसिटी बतानी है अपने, वेलोसिटी बताना है, उसका मैग्नीट्यूड, और ये कितना चल गया इस इंटरवल में हमें ये बताना है। अगर टाइम हमने कितना दे रखा है, टी दे रखा है, सही है। तो कैसे किया जाए? जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो पहले हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन कहां से आएगा? फोर्स से आएगा। फोर्स बराबर एम ए होता है। अच्छा, फोर्स कितना लग रहा है उस पे? क्यू इंटू ई। किधर लग रहा है फोर्स? इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्यू इंटू ई, वो एम ए के बराबर हो जाएगा। तो ए कितना आ गया? क्यू ई बाई एम। अब एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास उसका कांस्टेंट है, क्यू चार्ज कांस्टेंट है, ये यानी ये पूरा जो ये जो एक्सेलरेशन आया वो कांस्टेंट है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, हमें पता है कि हम जो इक्वेशन, जो काइनेमेटिक्स के तीनों इक्वेशन है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाते हैं हम लोग, ये तीनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं अगर एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, है ना। वहां पे एक कंडीशन होती है, याद रखिएगा ये। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वो इक्वेशन लगा सकते हैं तीनों। आपसे क्या बोला है? वेलोसिटी पूछा फाइनल, तो मैं पहला इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, v बराबर u प्लस ए टी, है ना, वेक्टर के साथ, ठीक। ये वेलोसिटी बतानी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रिलीज किया गया था, प्लस ए कितना है? क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो वेलोसिटी कितना आ गया? क्यू ई बाई एम इंटू टी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ वेक्टर चिपका दो। ये आपका क्या हो गया? टी टाइम वेलोसिटी हो गया। टी टाइम के बाद अब बात करनी है अपने को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की। अच्छा, वो भी निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल कर लो या थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, क्योंकि दोनों में आपको क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। तो मैं सेकंड इस्तेमाल करता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। u कितना है? 0, ये पूरी चीज 0 हुई। हाफ ए कितना है? क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया कि टी टाइम में कितना चल गया। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो एग्जांपल किसका था? स्ट्रेट लाइन वाले का एग्जांपल था। अगला जो एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका लेंगे? प्रोजेक्टाइल वाले का लेंगे, है ना। यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आया हो कि सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो यहाँ पे 0 था, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो तो हमेशा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर उस पर फोर्स लगेगा। तो बात तो स्ट्रेट लाइन वाली ही हो गई। बात समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो एग्जाम्पल किसका हो गया? ये स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल हो गया, सही है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल वाले की, तब तक आप नोट करिए इसको। ये आपका सेकंड प्रॉब्लम है ना, प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड कोर प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है ये। और इस सेकंड प्रॉब्लम में भी 2 प्रॉब्लम है ना। पहले प्रॉब्लम समझते क्या है कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। और किसको प्रोजेक्ट किया हमने? एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज q है और जिसका मास कितना है? m है, सही है। ओके, आपसे क्या बोला कि इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया। और अगेन आपको इस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जब तक बोला ना जाए तब तक ग्रेविटी को इग्नोर मारा करो अभी आप, है ना। हमने क्या मान रखा है कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है अभी, सही है ना। चलिए, मास m है, चार्ज q है, उसको u स्पीड से y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन हमने क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड है इस स्पेस में जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? E के बराबर है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, पहला फाइंड एंगल बिटवीन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम t टाइम बाद जो वेलोसिटी मिलेगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो u है, इन दोनों में अपने क्या करना है? एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t। अगर इसको ओरिजिन मान रखा है, t टाइम बाद जिस पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचेगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, सही है ना। इसीलिए ओरिजिन हमने क्या कर दिया? यहां पे असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसे 1 by 1 करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, तो ये जो आपका चार्ज है इस पर फोर्स हमेशा किधर लगेगा? ई के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स हमेशा कहां लगेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा पूरे मोशन में। जा इधर रहा था ये, फोर्स लग गया इधर, है ना। तो यहां पे एंगल ना तो 0 है, u और फोर्स के बीच में, u और फोर्स के बीच में ना तो एंगल 0 है ना ही 180 है, तो प्रोजेक्टाइल करेगा, है ना। तो ये कैसा प्रोजेक्टाइल करेगा? ये ऐसा जाएगा और फोर्स हमेशा ये चाहता है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर उसकी डायरेक्शन में आ जाए, तो ये ऐसा जाएगा, ऐसे एक टाइम बाद आते आते ये जो पाथ है, ट्रैजेक्टरी है, वो इसके पैरेलल हो जाएगा, ऐसा, सही है ना, क्लियर।
आप इसका एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हो कि अगर हमने कोई पार्टिकल लिया ऐसे, किसी हाइट से इसको फेंक दिया हमने ऐसे यू वेलोसिटी से, तो कैसे जाएगा बेटा? ये ऐसे जाएगा, सही है ना? लेकिन आप सोचोगे यहाँ पे ग्राउंड नहीं होता, यहाँ बहुत बहुत गहरी खाई होती, इस बॉल को गिरने दिया जाए तो ये बॉल गिरते 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 एक टाइम बाद क्या हो जाएगी? एकदम उसी डायरेक्शन हो जाएगी जिस डायरेक्शन उसका वेट था, समझ में? तो फोर्स अल्टीमेटली क्या करता है? पार्टिकल को अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है ना? यहां भी वही कर रहा था, वो जा ऐसे रहा था, फोर्स इधर लग रहा था, तो अचानक से तो मुड़ेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, लेकिन धीरे 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 क्या होगा? मुड़ते 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 फाइनली इसके डायरेक्शन में पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, सही है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि टी टाइम बाद वेलोसिटी कितना होगा और उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। सपोज टी टाइम बाद यहां पहुंच गया वो पार्टिकल, है ना? इसको मैंने बोल दिया यहां पे वेलोसिटी ऐसे था, ठीक, क्लियर? अच्छा, तो इस वेलोसिटी को निकाला कैसे जाए? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स में और एक वाई में। हमने इसको बोल दिया वी एक्स, हमने इसको बोल दिया वी वाई, सही है? ग्रेविटी नहीं है यहां पे। अब कोई बोले बताओ इनमें से वी एक्स और वी वाई में कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है? याद करो आप प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड, जब ग्रेविटी काम करते सिर्फ, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आता है, जो भी एक्सेलरेशन आता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे जो भी एक्सेलरेशन आएगा या फोर्स आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सेलरेशन में आ रहा है। वाई में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। मतलब जो वी वाई आएगा वो यू के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है ना, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आफ्टर टाइम टी, तो एक्स में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, एक्स में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? चेंज होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। हमने एक्स डायरेक्शन में पहला इक्वेशन लगा दिया, है ना, काइनेमेटिक का। अब देखो इस पॉइंट पे ux का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो x में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो ये टर्म्स हो गए जीरो। x में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी भाई, जो भी थी वो किधर थी? y में थी, तो ux हो गया जीरो। अच्छा ax कितना आएगा? उस पर फोर्स कितना लग रहा था? q इंटू ई, तो a कितना आ जाएगा? जो भी फोर्स था x में लग रहा था, तो ax कितना आ जाएगा? फोर्स बाई मास, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ax आ गया, यहां पे रख दो q e बाई m इंटू टी। ये क्या आ गया हमारे पास? vx, सही है क्या? अब आपको vy मिल गया, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे आप j कैप लिख दो, क्योंकि y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन आता है? j आता है, तो यहां पे j लिख सकते हो, और यहां पे क्या लिख सकते हो आप? i कैप लिख सकते हो, i कैप x में, है ना? तो जो v वेक्टर आएगा आफ्टर टाइम t वो कितना आ जाएगा? q e बाई m t आई कैप प्लस यू जे कैप। ये आपका हो गया टी टाइम पर वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? यू इंटू जे कैप। इन दोनों में क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या याद रखते हैं हम लोग? दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर निकालना है और दोनों वेक्टर दे रखे हो तो हमेशा क्या किया करो? डॉट प्रोडक्ट निकाला करो। अगर मैं वीटी डॉट यू कर दूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? वीटी का मैग्नीट्यूड, यू का मैग्नीट्यूड into cos theta, and where theta is angle between vt and u। vt मतलब velocity after time t, ठीक? तो ये cos theta निकालना है। तो इधर का जो टर्म आएगा वो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आएगा। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो j वाले को j वाले के साथ, i वाले को y वाले के साथ, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। देखो यहाँ पे j को j के साथ करोगे तो आएगा u स्क्वायर, ये i वाला टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा वो, सही है? तो कितना आएगा इसका प्रोडक्ट? u स्क्वायर आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं। vt का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? u स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड सिंपल u ही रहने वाला है, और साथ में कौन चल रहा है? cos थीटा, सही है? एक u से एक u निपट गया, तो cos थीटा कितना है हमारे पास? u अपॉन अंडर रूट, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।
पहले पार्ट का आंसर आ गया। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, है ना। इस पूरे प्रॉब्लम में प्रोजेक्टाइल दिख रहा है हमें, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी आए उसको हमेशा 2 1D में तोड़ लिया करो, है ना, एक्स और वाई में। ठीक, देख लो किधर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिधर एक्सेलरेशन आया उधर वेलोसिटी चेंज होगा, जिधर एक्सेलरेशन नहीं आया उधर वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। यहां पर एक्सेलरेशन आया एक्स में तो एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, वाई में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था तो वाई में जो वेलोसिटी था उसका कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। आप देख पा रहे हो यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही आएगा, सही है। ठीक है, फिर आप क्या किया करो, अगर वेलोसिटी निकालनी है टी टाइम बाद तो आप क्या कर लिया करो, इक्वेशन आप जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है तीनों वो लगा लिया करो आप। हमने लगाया, वेलोसिटी निकाल ली एक्स डायरेक्शन में, वाई मालूम चल गया था, हमने टोटल वेलोसिटी निकाल ली, नेट वेलोसिटी निकाल ली आफ्टर टाइम टी, है ना, ये आ गई। अब मैं इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, दोनों बीच में एंगल निकालना है, 2 वेक्टर जिनके बीच में एंगल निकालना, हमेशा क्या किया करो, डॉट प्रोडक्ट लिया करो। डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, cos थीटा निकाल लिया, पहले पार्ट का आंसर डन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ना, जो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा था कि टी टाइम बाद वो जो चार्ज पार्टिकल है जिस पॉइंट पर पहुंचेगा, सपोज जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी का इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालना है ना। तो जब भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो आप सिंपली क्या किया करो, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया करो। सपोज ये एक्स वाई प्लेन में ट्रेवल कर रहा था ये, सपोज इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया वो एक्स वाई आ गया आफ्टर टाइम टी, तो हमें ये एक्स निकालना है, ये वाई निकालना है। एक्स मतलब कि टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि टी टाइम में वाई कितना डिस्प्लेस हो गया वो वाई डायरेक्शन में, है ना। चलिए, तो हमें एक्स में निकालना है और वाई में निकालना है। वापस से जो इस पे एक्सेलरेशन काम कर रहा था वाई में, वो तो काम कर रहा था 0, सही है ना। तो जो हमारे पास वी वाई आया था वो आया था यू वाई के बराबर, वो आया था यू के बराबर, हमने पहले ही बात कर लिया ये, सही है ना। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन वाई में लगाऊं तो आएगा एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ए वाई तो 0 था, ये टर्म हो गई 0, बचा ये यू वाई कितना था यू के बराबर, तो ये आ गया यू इंटू टी। ये क्या है हमारे पास, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया जिसका वैल्यू था वाई के बराबर, यहां पर मैंने वाई मान रखा, ठीक है। अच्छा, एक्स में बात करते हैं, एक्स में क्या करोगे, अगेन ए एक्स निकालोगे जो कि कितना आया था, क्यू ई बाई एम आया था, ठीक। सेकंड इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सही है ना। अच्छा, यू एक्स कितना था, यू एक्स तो 0 था, ये टर्म हो गई 0, बचा ये वाला टर्म, लिखते हैं हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया एस एक्स, और एस एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। जब हमें एक्स और वाई मिल गए दोनों, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। एक्स आई कैप मतलब क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर, ये आई कैप हो गया, प्लस यू टी जे कैप, ये हमारे पास क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, और जिस पॉइंट स्टार्ट किया उसको हमने ओरिजिन माना था, तो सही है ना। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ही बेहतरीन, क्या क्वेश्चन है जल्दी समझते हैं हम लोग, कि एक 3 इनफाइनाइट शीट है, 3 इनफाइनाइट शीट है जिस पर चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, ठीक है, ये इनफाइनाइट शीट है। बोला इसके सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन रख के उसको अल्फा एंगल से यू नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद शीट के किसी दूसरे पॉइंट पे जाके हिट करता, सपोज ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए था, आपसे बोला गया फाइंड डिस्टेंस ए बी, आपसे ये डिस्टेंस ए बी पूछा था, ये था आपका क्वेश्चन है। यहां से आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन था, यहां पे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल अल्फा पर यू नॉट स्पीड से, कुछ टाइम बाद वो शीट को दूसरे पॉइंट पे हिट करता है, आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये ए बी, सही है ना। अब देखो ध्यान से कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, कि जो इनफाइनाइट शीट है ना, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है हमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, कांस्टेंट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमें पहले पढ़ रखा है। ये शीट है कोई, है ना, इस पर प्लस प्लस सिग्मा चार्ज है, ऐसे नॉन कंडक्टिंग शीट था, यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता हमें, यूनिफॉर्म मिलता, उसका वैल्यू कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, ये हमने पढ़ रखा है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आया तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो Q तो कांस्टेंट था ही, फोर्स भी क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। मतलब कांस्टेंट फोर्स में कोई पार्टिकल अगर आ गया
तो उसका मोशन क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, प्रोजेक्टाइल हो सकता है। हमने पहले देख रखा है ये चीज, सही है। अगेन आप एंगल चेक करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का एंगल क्या है ना, उस फोर्स से। चलो चेक करते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ऊपर आएगा, मतलब जो भी ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। मतलब फोर्स कहां लगेगा, यहाँ पे नीचे लगेगा फोर्स। अब एक चीज देखो, फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, और ये जा रहा है किसी एंगल पे इधर, तो इनके बीच में एंगल ना तो 0 है ना तो 180 है, तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा। सही है ना, क्लियर। चलिए अच्छा, अब अगर प्रोजेक्टाइल करेगा तो बाकी सारी चीजें भी हमें निकालनी पड़ेगी। क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो आप देख लो जल्दी से, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें पुरानी याद करते हैं कि हमारे पास सपोज अगर ग्राउंड पे किसी बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया यू एंगल, यू वेलोसिटी से, थीटा एंगल से, कुछ टाइम बाद जाके क्या करता है, हिट करता है किसी पॉइंट को, मान लो ये बी पॉइंट था, तो ये जो डिस्टेंस आया इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसे, रेंज। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ux uy अपॉन g। g क्या था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा था वो था, है ना। तो ux क्या है, इस u का x में जो कंपोनेंट आएगा उसे हम लोग ux बोलते हैं, y में जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, uy बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें 11th की है और उधर हमने कवर कर रखा है। रेंज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं है ये क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। इधर आपको ये फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy अपॉन g। सही है ना, अच्छा क्लियर। अब वही फॉर्मेट हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब हमने फेंका u0 से, इसके दो कंपोनेंट आए होंगे अल्फा एंगल पे, इधर जो आएगा वो आएगा ux, उसको बोलूंगा मैं u0 cos अल्फा, इधर आएगा uy, उसको मैं बोलूंगा u0 sin अल्फा। सही है ना, अच्छा यहां पे जो एक्सेलरेशन है ay, उसका वैल्यू मैं कितना बोल दूंगा, जो भी फोर्स लगा उसको मास से डिवाइड कर दूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने m रख रखा है, फोर्स कितना है E इंटू ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन m। सही है। अब इस पूरे वैल्यूज को यहां पर पुट करना है, क्योंकि यहां पर भी जो इसका मोशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, और ये प्रोजेक्टाइल है और ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो रेंज के बराबर है। तो रेंज जो यहाँ पे आएगा, ए बी जो आएगा रेंज, वो कितना आएगा, 2 टाइम्स यूएक्स कितना था, u0 cos अल्फा और u0 sin अल्फा, ये ui था, डिवाइड बाई जी दिया कौन आएगा यहाँ पे, ay आएगा, ay कितना है, e अपॉन m। सही है ना। तो इसको आप और भी अच्छे से रीअरेंज कर सकते हो। ये 2 cos अल्फा sin अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, sin 2 अल्फा, यहां से आएगा u0 स्क्वायर sin 2 अल्फा, और sin 2 अल्फा, ये sin स्क्वायर नहीं है, sin 2 अल्फा, ये m ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, e इंटू ई। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। सही है ना, क्या क्या समझ में आया आपने को। ये क्या था, एक प्रोजेक्टाइल था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसे, है ना। इधर जो रेंज आएगा उसका फॉर्मूला ये अपने को याद रखना है बेटा, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी होती है तब उसके लिए फॉर्मूला था ये 2ux uy अपॉन g। सही है ना। बस यहाँ पे g भी हमको आ गया, दूसरा एक्सेलरेशन आ गया वाई डायरेक्शन में, हमने वो निकाल लिया फोर्स अपॉन मास से, बाकी सब वही सेम प्रोसीजर। क्लियर, नोट करिए।